हाँ बताइए। आवाज आ रही है सबको? ठीक, ओके। तो देखिए, पिछले लास्ट क्लास जो हमने एंड किया था कि वो ये था कि ऐड ये लाइन जिसमें खसपेल को डाउट था, डाउट क्लियर करें। सारे लोग देखिए, क्या मैंने पहला लाइन ये लिखा था एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, यस या नो? एट पार्टिकुलर टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस विथ वेवलेंथ, यस या नो? ये लिखा था, जल्दी बोलो। reaches to maximum, reaches to maximum, and then intensity of radiation decreases with wavelength। बताइए, क्या ये लाइन सब लोगों ने लिखा था? जल्दी बताओ। खसपेल, हाँ। युवराज, पिछली क्लास में नहीं थे तुम। खसपेल, तुफैल, गौरव, दिव्यांशी, क्या ये लाइन लिखे थे? अच्छा, ओके ओके युवराज, चलिए कोई बात नहीं है, थैंक यू, आपने देख लिया, बहुत बेहतर। ठीक, इसमें डाउट था, तो देखिए इस लाइन को समझिए, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब सुनिए, खसपेल आपको डाउट था ना इसमें कि सर लेमडा इंटेंसिटी के इनवर्सली, ऑब्वियसली इनवर्सली, गौर से सुनिए, मैं इसको समझाता हूं आपको। मान लीजिए, सारे लोग अच्छे से सुनिएगा, एकदम अच्छा टॉपिक है ये। आयरन रॉड को जब आप हीट करते हैं तो पहले डल रेड आता है, फिर हीट करते हैं तो डार्क रेड आता। बस यहीं तक रुकिए, बस। तो यहां से देखिए, रेड तक बस आप समझिए, और बस रेड तक इस ग्राफ को आप महदूद रखिए। एट पार्टिकुलर टेम्परेचर का मतलब किसी एक कलर का टेम्परेचर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। देखो इसको, देखो हीट के डल रेड, ये जो है वो क्या बताता है? कलर को। तो यहां पर ये क्या है? रेड कलर है। वही तो कहा जा रहा है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस विथ वेवलेंथ, इंक्रीज हो रहा है। यहां पर ये रेड कलर हमारी आंखों को इसलिए दिखा कि यहां पर इसका अमाउंट ज्यादा वेव आ रहा है। फिर बताओ, फर्दर जब हीट करोगे तो क्या ये रेड रह पाएगा? नहीं, दूसरे कलर में। तो वही दिखा जा रहा है, फर्दर डिक्रीजेस। ये जो ग्राफ है पार्टिकुलर टेम्परेचर का है। खसपेल समझ में आया कि नहीं? ये एक पार्टिकुलर टेम्परेचर का है, ठीक है? तो दोबारा समझिए, थोड़ा नहीं पूरा। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर देखो कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ये रेट दिखेगा, क्या ये हमेशा रेट दिखेगा? नहीं, उसके बाद इसकी इंटेंसिटी घटेगी। फर्दर तुम हीट करोगे तो कौन सा कलर था? व्हाइट येलो था, समझा कि नहीं? अब ये येलो कलर आ गया। फर्दर हीट करोगे तो वो क्या होगा? ब्लू कलर। तो तुम रेड कलर से इस ग्राफ को तुम रिलेट करो। अभी मैं डिफरेंट कलर का भी ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो पहले ये समझो
समझा कि नहीं? पार्टिकुलर टेम्परेचर पर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस विथ वेवलेंथ। अब यहाँ पर ये रेड कलर देखा, क्या ये हमेशा रेड कलर दिखेगा? नहीं, फिर उसकी इंटेंसिटी वेवलेंथ के साथ साथ डिक्रीज करेगी। अब आओ कि अगर, अब गौर से सुनो, ध्यान दो। अब तुम, हाँ एक मिनट, अगर हम यहाँ पर इंटेंसिटी का ग्राफ है, अब देखो यहाँ थोड़ा नहीं पुराना चाहिए खसपेल, इधर देखो वेवलेंथ है। अब मैं 2-3 ग्राफ बनाता हूं, एक ये और एक ये, सॉरी, और एक ये। क्लियर है? अब देखो यहां पर फिर वही बात, आयरन रॉड को तुम हीट की, गौर से सुनो, पहले रेड कलर आएगा, फिर मान लो येलो कलर आया, फिर समझो ब्लू कलर आया। अब देखो यहाँ पर, तुम बताओ, अगर हम इसको T1 कहें, इसको T2 कहें और इसको T3 कहें, तो बताओ इसमें कौन सा कलर, T1 कौन सा कलर होगा, T2 कौन सा कलर होगा, T3 कौन सा कलर होगा? बताओ। टेम्परेचर ज्यादा है तो ये वाला कलर आएगा, तो यहां पर इसकी वेवलेंथ कम होगी। देख लो, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा, यहाँ पर वेवलेंथ λ1, यहाँ पर λ2, यहाँ पर देखो λ3। तो ये कलर कौन सा होगा? रेड। ये कलर कौन सा होगा? येलो। ये कलर कौन सा होगा? ब्लू। तो वही तो कहा गया कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखो कलर रेड से येलो, येलो से ब्लू। अब खसपाल समझ में आया? लेकिन पार्टिकुलर टेम्परेचर जब रहे तो मैक्सिमम फिर डिक्रीजेस। बहुत सारा कलर आ जाए तो देखो, दिस इज द रिलेशनशिप, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ। ये डिफरेंट का है। ये जो ग्राफ है पार्टिकुलर, अब अच्छे से आ गया खसपेल? एक दफा और बोलो खसपेल अच्छे से आया कि नहीं? मैं और अच्छे से समझाता हूं, दोबारा समझाता हूं। हाँ, तो घबराना नहीं है, सब आ जाएगा। तो दोबारा देखिए, दोबारा ये ग्राफ ड्रॉ किया गया था और इस लाइन को समझिए दोबारा। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर, इट इज नॉट गिवन बाय वेव नेचर। दोबारा मैं समझाता हूं, एक दफा और समझिए। वेवलेंथ है आपके पास, तो ये ग्राफ था आपका। तो ये जो है, मैंने इसलिए पहला वर्ड लिखा था ऐड पार्टिकुलर। अब इस पर ये कलर देखेगा, ये जो पीक है वो कलर देखेगा। ये ग्राफ सब लोगों ने बना लिया था? बताइए, ये ग्राफ बना लिया था ना पिछली क्लास में? यस। हाँ, तो ये तो पार्टिकुलर टेम्परेचर पर है कि पार्टिकुलर टेम्परेचर जब हीट करोगे तो एक पॉइंट पर ये कलर दिखेगा, उसके बाद ये नहीं दिखेगा, उसके बाद इसकी इंटेंसिटी वेवलेंथ के साथ घटेगी। चलिए अब आइए, दूसरा ग्राफ था, दूसरा ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सारे लोग ध्यान दीजिए। कि अगर आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट है और मैं एकदम अच्छे से दोबारा देखिए, और फिर वेवलेंथ है। अब ये क्या है? ध्यान दीजिए, इसमें बहुत सारे मैं ग्राफ बना रहा हूं, इसमें आपको ग्राफ बनाकर रिलेशन सब भी पूछेगा। ग्राफ बनाकर रिलेशनशिप भी पूछेगा आपसे। ग्राफ बनाकर रिलेशनशिप भी पूछेगा। ये थोड़ा सा आप सीधा बना लीजिएगा। आपसे पूछेगा T1, T2, T3, पूछेगा व्हाट इज द रिलेशनशिप, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन T1, T2, T3। तो आप क्या कहेंगे? T1 ग्रेटर। देखो T1 पर फोटोन ज्यादा स्ट्राइक करेगा, तो इसलिए याद रखो यहाँ पर देखो वेवलेंथ कम है कि नहीं, वही तो कहा गया, यहाँ पर इसकी एनर्जी ज्यादा। और जब ना समझ में आए तो ये देखो मैं टेबल बना देता हूँ। आयरन रॉड है, हीट किया,
तो पहले समझ लो रेड कलर आया, फिर हीट किया तो समझ लो येलो कलर आएगा। इसी पर तो प्लैंक्स ने एक्सपेरिमेंट किया, फिर हीट किया तो समझ लो ब्लू। मैं 3 कलर दिखा रहा हूं, ऐसे बहुत सारे कलर आएंगे ब्लू कलर। तो अब यहाँ पर देखो सा, इस पीक पर ये लेमडा 1 लेमडा 2, कल तो मैंने बताया था कि नहीं आपको लेमडा 3, हमने क्या बताया था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो याद रखो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ घटेगी। वही रिलेशन आ रहा है कि नहीं, और यही रिलेशनशिप आ रहा है, ध्यान देना अच्छे से। इससे समझ में आया, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और फिजिक्स में एक मिनट सुनना, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ तुम 11th के फिजिक्स में पढ़ोगे। जैसे सन में स्टार्स का टेम्परेचर मुझे मापना है तो हम वहां पर थर्मामीटर थोड़ी ना लगाएंगे, वहां हम टेम्परेचर जानकर वेवलेंथ निकाल लेंगे। टेम्परेचर सबका दिया रहेगा, वेवलेंथ। इसलिए स्टार्स वगैरह का जो टेम्परेचर अगर मालूम है तो वेवलेंथ मालूम हो जाएगा, वेवलेंथ मालूम है तो टेम्परेचर। वहां थर्मामीटर नहीं लगाया जाएगा, इसको वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। तो खुद सोचिए ये ग्राफ किस बेसिस पर आया, पार्टिकल नेचर पर, कि हर की एनर्जी अलग अलग है। क्या ये वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन किया? नहीं। इसलिए कहा गया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये सब पार्टिकल नेचर को बताता है। ये ग्राफ वेव थ्योरी ने दे ही नहीं पाया। तो मैं अब तुम्हें कंक्लूजन लिखाऊंगा, तो इसलिए इस ग्राफ को बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेवलेंथ ज्यादा, टेम्परेचर कम, इंटेंसिटी कम, तुम्हें ज्यादा फोटोन, ज्यादा गर्मी यहां पर महसूस होगा। तो यहां पर का टेम्परेचर ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ कम। वही देखो वेवलेंथ कम है, यहाँ पर देखो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। अब मैं अच्छे से समझा दिया, सबको समझ में आया कि नहीं? ये ग्राफ एक दफा और रिपीट कर दो। और मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस चीज को नोट करके ये ग्राफ को एनालाइज करो। और पहला वाला जो ग्राफ था वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर था। पहला वाला ग्राफ एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर है कि अगर हम एक कलर की बात करेंगे तो भाई एक पॉइंट तक वो मैक्सिमम रहेगा, फिर उसकी इंटेंसिटी घटेगी। समझा कि नहीं? क्यों? वो दूसरे कलर में चेंज हो जाएगा। दैट द रीजन पहला वाला ग्राफ एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर है, ये वाला ग्राफ ये पूरी रॉड पर एक्सपेरिमेंट है। बताइए मानस जोशी, आप लेट से आए थे, फिर भी आपको समझ में आया होगा, बोलिए। मानस बिन शाह, गौरव साहू, अब लोग तुम लोग बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। थैंक यू। अब मैं कंक्लूजन जी, अब मैं कंक्लूजन लिखा रहा हूं, और ये सब मिसलेनियस है, इस सब पर खास ध्यान देंगे। प्लान्स क्वांटम थ्योरी के पॉइंट सबको याद रहता है। अब देखो मैं अब तुम्हें जितना मैंने पढ़ाया, अब उस पर तुम्हें मैं कंक्लूजन लिखवा देता हूं कि अब तक जो पढ़े क्या समझ में आया, वेव थ्योरी और प्लान्स क्वांटम थ्योरी में डिफरेंस क्या है। गौर से सुनिए, अच्छे से सुनिए। अब उसके बाद हम नया कॉन्सेप्ट समझेंगे। कंक्लूजन सुने, पूरा लिखना शुरू कीजिए, समझ चुके हैं बस कंक्लूजन में। पहले ये था कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इंटेंसिटी ऑफ लाइट is independent of wavelength and independent of, ये डिफरेंस पूछता है स्कूल लेवल पर, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। क्यों?
उनका कोई प्रैक्टिकल, मैं बाद में भी ये भी लिखवाऊंगा, इनका कोई प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन नहीं था, बस थ्योरेटिकल कंसेप्ट था कि भाई होता है। बाद में आया कि नहीं, ऐसा नहीं है, बाद में प्लैंक्स ने प्रूफ किया। तो बट अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, समझा कि इंटेंसिटी, ये सब लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में कि समझने में आसानी हो। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। लिखिए, आमना अब्बास आपको आ रहा है? डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ें, लिख लिया। यस, वेरी गुड, थैंक यू। अब देखिए, ये सब पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट याद रखिए कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट या रेडिएशन, ये थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन है। बस उन्होंने कहा, बस लाइन कहा, अपने मन से कहा, थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन है, कोई इसका प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन उन्होंने ऐसे ही कहा, प्रूफ नहीं कर पाया। मैं भाई पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जो है, याद रखो, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पर है, इससे तुम्हें समझ में आएगा। इसलिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये वेव थ्योरी नहीं बता पाया। और ये दिमाग में रख लो कि लाइट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी, वो सिर्फ वेव थ्योरी ने बताया। उन्होंने कहा, वेव थ्योरी ने कहा कि हर लाइट की एनर्जी सेम होगी, लेकिन नहीं, प्लैंक्स ने प्रूव किया नहीं, हर की एनर्जी अलग अलग होगी, क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। दैट द रीजन वेव थ्योरी का कोई ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट नहीं है, पार्टिकल नेचर का एक्सपेरिमेंट है, विच इज कॉल्ड आयरन रॉड हीटेड। इसलिए याद रखना कि लाइट के अंदर डुअल नेचर है, कुछ प्रॉपर्टीज वेव नेचर एक्सप्लेन करती है, जिसको रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस वगैरह कहते हैं, कुछ पार्टिकल नेचर ने प्रूव किया। इसीलिए आप देखिएगा बोर मॉडल में इसका बहुत इस्तेमाल होगा, पार्टिकल नेचर का। चलिए आगे बढ़े, लिख लिया आप लोगों ने? वेरी सॉरी, तो यहां तक आपको दिमाग में रखना है। चलिए अब आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पर, टॉपिक डालिए कि पार्टिकल नेचर का एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया। इस संडे को बहुत लंबी क्लास होने वाली है, अभी से अपना टाइम टेबल बना लें। इस संडे की टाइमिंग आपको फ्राइडे को बताई जाएगी। अब हम हाफ पार्ट को खत्म करने वाले हैं, बोर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उसके बाद एक क्वांटम नंबर, कोई क्लास नहीं, इस संडे को हम एक्स्ट्रा क्लास लेने जा रहे हैं। बस उसके बाद फिर आपको इंशाल्लाह सारा चैप्टर जल्दी जल्दी होगा। इसीलिए असल मजा, तो यहां देखें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नेक्स्ट टॉपिक। बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपको अच्छा भी लगेगा, कोई टफ भी नहीं लगेगा आपको। तो पहले गौर से सुनिए, इसको समझना इसलिए आसान है, पहले फंडा दीजिए। पिछले क्लास में मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था आपको कि मान लीजिए ये मेटल सरफेस है, गौर से सुनिए, उसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मेटल लूज तो करता है, तो अपने से तो लूज नहीं करेगा, हाँ टेंडेंसी तो है लूज करने की। जैसे आप देखिएगा स्ट्रीट लाइट, सोडियम लैंप, जितनी भी स्ट्रीट लाइट होती है वो इसी फिनोमेना पर काम करती है।
मैं इसका डायग्राम दो दफा बनाऊंगा, पहले तो मैं पहले समझाता हूं। देखिए इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो आपके अंदर एक फोर्स है जिस बना पर आप खड़े हुए हैं। आपको कोई अपने रास्ते से डिस्प्लेस तभी करेगा जब कोई दूसरा आदमी की एनर्जी आपके बराबर हो या आपसे ज्यादा हो। जब ये आप पर फोर्स अप्लाई करेगा तभी आप डिस्प्लेस होंगे। वही हाल यहाँ है। व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, उस दिन भी न्यूमेरिकल कराया गया था, जब लाइट स्ट्राइक करेगी तो उसके पास एनर्जी है hν। इस एनर्जी को पाकर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। इस फिनोमेना को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बहुत आसान है। द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, और आगे का लाइन, विथ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। हर फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। हर फोर्स पर आप, अगर आपकी ताकत ज्यादा है तो ये आपको डिस्प्लेस नहीं कर सकता जब तक कि इसकी एनर्जी आपकी एनर्जी के बराबर या ज्यादा ना हो। तभी ये आपको धक्का मार सकता है, आपको अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर सकता है, या इतना डिस्प्लेस कर सकता है कि आपको हवा में फेंक देगा। इसके लिए जरूरी है कि इसके पास सुटेबल एनर्जी हो। सर इसको देखा कैसे गया? प्रैक्टिकल करने के लिए क्या जरूरी है कि आप इसमें पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, वो मैं डायग्राम बनाऊंगा आगे। तो इस फिनोमेना को कहा गया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। जितनी स्ट्रीट लाइट वगैरह है सब इसी पर डिपेंड करती है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को बताया। कहां यहां वेव नेचर की बात हो रही है, कहां यहां वेव नेचर की वजह से एनर्जी है। पार्टिकल फोटोन स्ट्राइक किया, फोटोन स्ट्राइक किया, उसके पास एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को पाकर रिमूव हो गया। इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको आयोनाइजेशन भी कहते हैं। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। माइन्यूट डिफरेंस है, उसकी बात बाद में करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द प्रोसेस ऑफ ejection of electron from the metal surface when the light of suitable frequency strike the metal is called photoelectric effect। बताइए सबको डिफिनेशन समझ में आई? एक दफा बताइए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसी के बाद बोर मॉडल शुरू होने वाला है। बोर मॉडल की क्लास छूटनी नहीं चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलिए। पीईई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मानस जोशी, खसपेल, सबको समझ में आया होगा। लिखिए, द प्रोसेस ऑफ, या द इजेक्शन, जल्दी जल्दी लिखिए। द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। नॉन मेटल नहीं, पूछता है वाई नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। समझा? वो सब सिखाया जाएगा आपको। अभी तो बेसिक बातें पहले समझें। फ्रॉम द मेटल सरफेस, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन बीम ऑफ लाइट, बहुत सारी लाइट, व्हेन बीम ऑफ लाइट, और आगे का लाइन हैविंग विथ सुटेबल होगा, विथ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। सुटेबल होना चाहिए, वरना अगर अच्छा एग्जामिनर नंबर काट देगा अगर डिफिनेशन पूछेगा तो। विथ सुटेबल फ्रीक्वेंसी strike the metal, the ejection of electron from the metal surface in the beam of light with suitable frequency strike the metal surface, strike the metal is called photoelectric effect। अब इसमें क्या क्या बातें समझनी है? पहले तो दो डायग्राम मैं जल्दी से बनाता हूँ। एक तो थ्योरेटिकल डायग्राम समझने के लिए कि भाई आपके पास इलेक्ट्रॉन है, मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक फोटोन आया, एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया। याद रखिए, मैं बाद में लिखवाऊंगा, वन फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। दूसरा फोटोन स्ट्राइक किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। तो इसी को कहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट।
अगर आप इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन से देखना चाहते हैं तो दोनों डायग्राम बना लीजिए कि वही डिस्चार्ज ट्यूब, गिलास ट्यूब लीजिए, रोशनी तो आएगी ही। दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड, ये तो मेटल होता है। अब देखिए यहाँ लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है, स्ट्राइक कर रही है, और ये कैथोड है तो निगेटिव, ये एनोड है तो पॉजिटिव। प्रैक्टिकल अगर देखना हो तो यही है। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन जब आया तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, सॉरी एक मिनट, ये आप मान लीजिए ये पॉजिटिव है ना, हाँ ठीक है, पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होगा तो करंट की आएगा, समझा कि नहीं। तो करंट, तो इसको अगर प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन में देखना है तो आप इस तरह आप कैथोड, एनोड और पोटेंशियल देकर आप कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होगा तो इससे बात साबित होगी कि भाई यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो समझ में आएगा कि भाई आपने उतनी सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक नहीं की है। बताइए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? सब बताइए, सबको समझ में आया? बताइए बताइए। एनोड, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे माशाल्लाह। हाँ युवराज क्या पूछ रहे थे? हाँ पूछिए युवराज, अनम्यूट करके पूछिए। एक मिनट युवराज, क्या पूछ रहे हैं आप? एक मिनट युवराज, मैं आपको म्यूट अनम्यूट कर रहा हूँ। युवराज पूछिए अब। सर इलेक्ट्रॉन फ्लो हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड नहीं जाएगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? नेगेटिव खींचेगा ना, तो यस सर। इलेक्ट्रॉन हाँ पॉजिटिव टर्मिनल ना खींचेगा। तो आया सर समझ में? फ्लो ऑफ चार्ज इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल। हाँ एक मिनट, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट, कौन? इलेक्ट्रॉन तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, यस समझा सर। कि नहीं? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन तो मूव होना, इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या करंट, करंट कहाँ से मूव करता है? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके सर बट ये एरो तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है ना। एक मिनट देख लेता हूँ, ये करंट मैंने लिखा है ना, करंट की डायरेक्शन लिखा है मैंने, ये देखिए यस ये सर। करंट की डायरेक्शन लिखा है। तो करंट तो पॉजिटिव से नेगेटिव में नहीं हाँ ये जाएगा? देखिए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, एनोड तो सर वो पॉजिटिव। एरो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना। एक मिनट एरो कौन सा एरो? ये वाला एरो नीचे वाला करंट वाला? सर दोनों एरो करंट वाले। हाँ तो ये सही तो नेगेटिव ना। टू पॉजिटिव की तरफ हो रहा है करंट। नहीं करंट, ये देखिए ये पॉजिटिव तो ये है ना, वही ना देखिए सर, ये ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा अगर इस तरफ होगा, उसको एरो को उल्टा करना पड़ेगा ताकि वो पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं ये चले। मैंने क्या, हाँ अगर आप इधर कैथोड ले लेंगे तो उल्टा। मैंने पहले ये डाउट क्लियर कीजिए, करंट की डायरेक्शन समझ में आई कि नहीं, ये पहले बोलिए। सर करंट तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। हाँ तो देखिए ये करंट के पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। करंट जो है, करंट देखिए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, यस सर। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, हम करंट की डायरेक्शन बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, करंट फ्लो होगा। करंट कैसे फ्लो होगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू, ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये एनोड पॉजिटिव होता है, सर मैं समझिए। एक मिनट सर। सर हाँ मैं ना उसकी बात कर रहा था जो डायरेक्शन हुआ करंट का, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा वाला होता है ना, हाँ बड़ा वाला होता है, तो जी जी बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ जाएगा। जी यही देखिए ये है एंड ना एरो एरो बड़े वाले की तरफ आ रहा है जबकि उसको बड़े वाले से जाना चाहिए। अच्छा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव। हाँ ये है, हाँ ये है, हाँ एक मिनट, तो ऐसे कर देते हैं, हाँ एक मिनट, ये हुआ, एक मिनट। अब आप दोबारा समझिएगा, गौर से सुनिएगा। मान लीजिए ये कैथोड है और ये एनोड है,
मालिया लाइट स्ट्राइक की, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। अब बताइए इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, करंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पहले वाला सही था, फिर से दोबारा देखिए, मेरा कंसेप्ट सही है, देख लीजिए भाई। करंट की जो डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और किसी को डाउट है क्या? और सबको समझ में आ रहा है क्या? पॉजिटिव सही था, पहले वाला ही सही था। ठीक है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चलिए ये बना लिया, मिटा दूं, आगे बढ़ूं। हाँ खसपाल, क्या डाउट है? नहीं नहीं, आपके ऊपर है ना। लाइट को अगर खसपाल सुनो, मैंने कैथोड पर स्ट्राइक कराया है, एनोड पर तुम स्ट्राइक कराओगे तो इधर दोनों मेटल है, तुम जिधर से करो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। खसपेल, लाइट दोनों मेटल का, तुम एनोड पर स्ट्राइक कराओ या कैथोड पर कराओ, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ओके हाँ, हमने लाइट कैथोड पर स्ट्राइक कराई है। ओके चलिए, दोनों में से किसी पर भी आप स्ट्राइक कराइए। चलिए ठीक है, अब आइए, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको समझिए, रिमार्क्स लिखिए। रिमार्क्स में पहला पॉइंट सारे लोग समझिए। जैसे मैंने अभी मिसाल दी कि भाई आप अगर एक जगह खड़े हुए हैं, कोई दूसरा आदमी आपको डिस्प्लेस करेगा, तो आपकी इसकी एनर्जी आपसे ज्यादा या बराबर होनी चाहिए। तो कम से कम यहां पर खड़े होने के लिए, रिमूव करने के लिए इसके पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जो कि इस ए के बराबर हो। तो इसको कहते हैं, गौर से सुनिए, द मिनिमम, गौर से सुनिएगा, कितनी एनर्जी चाहिए। क्वेश्चन अराइजेस कि कितनी एनर्जी चाहिए रिमूव होने के लिए। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, गौर से सुनिए, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड, गौर से सुनिए, इस मिनिमम एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? टर्म सबको पहले समझिए, वर्क फंक्शन। दूसरा नाम थ्रेशोल्ड एनर्जी, दूसरा नाम थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये याद रखिए। वर्क फंक्शन क्या है? तो भाई इस आदमी के पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए इसको डिस्प्लेस करने के लिए। वही हाल है, जैसे ये लाइट स्ट्राइक की तो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, उसको क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? वर्क फंक्शन का दूसरा नाम थ्रेशोल्ड एनर्जी। सेकंड पॉइंट लिखिए इसी में, वर्क फंक्शन, गौर से सुनिए, वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन, ये इस पर ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा जा चुका है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल। हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा, याद रखिए। कोई पूछे, ये मिटा दूं, ये वाला मिटा दूं, रिमार्क्स का पहला पॉइंट एरेज कर दूं। वर्क फंक्शन सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। हाँ बहुत आसान आसान है, समझिए सब आपको अच्छे से आएगा, लेकिन अच्छी अच्छी बातें भी याद रखना है। वर्क फंक्शन की अब फिजिकल मीनिंग समझा देता हूं। ये तो बुकिश वर्ड हुआ कि भाई निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी तो चाहिए ही, उसको हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। अब आइए थर्ड पॉइंट, मैं जिससे पूछूं वो बताए। लिख, अभी आंसर नहीं दीजिएगा, लिखिएगा नहीं, पहले सेकंड पॉइंट लिख लीजिए। वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मैटर, मतलब ये हुआ कि डिफरेंट, ये भी लिख लीजिए तीसरा पॉइंट, डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, डिफरेंट
वैल्यू ऑफ हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा, ये याद रखना। चलो फोर्थ पॉइंट। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके पास, लिखना नहीं, ए और बी मेटल है। तो दो मेटल है, ये मेटल है, ठीक। अगर मैं ये कहूं वर्क फंक्शन इसका जो है, मैं क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा हूं, ए का वर्क फंक्शन 20 जूल है, 90 जूल है, बताओ किसमें इजेक्शन आसानी से होगा, जल्दी बोलो, किसमें इजेक्शन आसानी से होगा, सारे लोग बताओ, यश, युवराज, खसपेल, सब लोग बताओ, किसमें इजेक्शन आसानी से होगा, बी में। बहुत बेहतर, सब लोग बहुत बेहतर, गुड। मानस जोशी आ रहा है आपको समझ में, मानस बिन शाह सबको आ रहा है। तो ये याद लिखिए, फोर्थ पॉइंट, लोअर द, हाँ वेरी गुड, लोअर द वैल्यू ऑफ, सारे लोग लिखिए, लोअर द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, लोअर द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी इजियर। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आसानी से होगा, ये सब पॉइंट सब दिमाग में रखिए, वेरी गुड। अब आइए फॉर्मूले पर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, गौर से सुनिए। टॉपिक डालिए आइंस्टीन, आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था, वो बाद में मैं लिखवाऊंगा कंक्लूजन में, कंक्लूजन में मैं लिखवाऊंगा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, गौर से सुनिए, दिस इज द टॉपिक, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ये एनर्जी है जिसको ई कहा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, गौर से सुने, लिखना नहीं है, हमने ई को माना इंसिडेंट एनर्जी, यानी जो फोटोन की एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी, मतलब दूसरी मीनिंग एनर्जी ऑफ फोटोन। तो ये आपको फॉर्मूला मालूम है कि ई का फॉर्मूला क्या होता है, लिखिएगा नहीं प्लीज, एच म्यू, ठीक है, ये पहला पॉइंट। उसी के बाद दूसरा कि डब्ल्यू नॉट को मैं क्या कह रहा हूं, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन भी क्या है भाई, एनर्जी है, तो डब्ल्यू नॉट का फॉर्मूला एच म्यू नॉट, ये म्यू नॉट क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, डिफिनेशन वही जो वर्क फंक्शन की डिफिनेशन है वही थ्रेशोल्ड की होगी, फर्क है वहां फ्रीक्वेंसी वर्ड लगा देंगे, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ओके, इसका दूसरा नाम याद रखिए, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, नाम चेंज करके दे सकता है, तो याद रखिए वर्क फंक्शन का फॉर्मूला में एच म्यू आएगा, क्रिटिकल वो न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, वो आपको निकालना रहेगा, आपको ये नहीं समझा। या इसको ये भी लिख सकते हैं एस सी बाई लेमडा नॉट, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, डिफिनेशन वही जो थ्रेशोल्ड एनर्जी की डिफिनेशन, एनर्जी की जगह वेवलेंथ लगा देंगे, ठीक। अब हम इसमें 3 केस लेते हैं, पहले यहां तक लिख लीजिए जल्दी से, अब इसमें मैं 3 केस लूंगा, जल्दी लिखिए, लिख लीजिए सारे लोग यहां तक, उसके नीचे 3 केस। लिख लिया आप लोगों ने, बोलिए।
केस फर्स्ट, if E greater than वर्क फंक्शन, अगर देखो इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो तो पहली बात कि इन दिस केस, गौर से सुनो, इस सब पर ऑब्जेक्टिव आएगा, इन दिस केस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, लेकिन आगे का लाइन विथ सम काइनेटिक एनर्जी। खुद सोचिए, आपको डिस्प्लेस कर दिया और आपको हवा में उड़ा दिया, रिमेनिंग एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, रिमेनिंग एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, ये याद रखें। तो खुद सोचिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द आइंस्टाइन फॉर्मूला, इज इक्वल टू, गौर से सुने, मान लिया 10 जूल है, 10 जूल स्ट्राइक किया, 7 जूल निकलने के लिए, तो 3 जूल कहां जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो दिस इज द फॉर्मूला। अगर आपने इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा दे दिया, निकलना था 7 जूल में, आप प्रोवाइड कर रहे हैं 10 जूल, तो रिमेनिंग एनर्जी काइनेटिक। इसी को, बस इसी को फॉर्मूला याद रखिए, इसका दूसरा फॉर्म मत रटिए, स्टूडेंट सारे फॉर्म को याद कर लेता है तो कंफ्यूजन होता है। अब यहां पर अगर आपको कोई क्या वर्क फंक्शन निकालो तो E माइनस W0, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, समझा कि नहीं, या एक मिनट रुकिए, कि अगर आपसे कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो तो कोई डायरेक्ट याद नहीं रखना, E माइनस W0 हाफ mv² इज इक्वल टू h म्यू माइनस h म्यू नॉट, दिस इज द फॉर्मूला। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ये मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इंसिडेंट एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन दिया तो आपको रिमेनिंग एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। बताइए, पहला फॉर्मूला सबको, ये आइंस्टाइन का फॉर्मूला डिराइव सबको समझ में आया या नहीं आया, बोलिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, नेक्स्ट। हाँ आपके, हाँ अब आइए, सारी आपको इंफॉर्मेशन यहीं से मिल जाएगी। केस सेकंड, कोई कहे कि नहीं हम इंसिडेंट एनर्जी, फोटोन की एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन के बराबर हो, तो देन इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, जैसे आपने धक्का दिया तो ये क्या हुआ, बस अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया, फिर रुक गया यहाँ पर, बस। तो कहानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा, मतलब इजेक्ट तो होगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन सरफेस के ऊपर आ जाएगा, समझा कि नहीं, सरफेस के ऊपर आ जाएगा, समझा। देन इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, यहां भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड विथ, विदाउट या विथ जीरो वेलोसिटी, या विदाउट काइनेटिक एनर्जी, या विथ जीरो वेलोसिटी, ये आप लिख सकते हैं। बस आया, धक्का लगा, रुक गया, मतलब याद रखेंगे। तो याद रखिएगा, अगर इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो फिर भी होगा। केस थर्ड, कोई कहेगा कि इफ एनर्जी ऑफ फोटोन आपने बहुत ही कम दिया, तो अब बताइए, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक्स प्लेस, मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ही नहीं। ये रूल आपको, आप समझ, देखिए इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रूल भी आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रूल भी आपको आ गया होगा समझ में। बोलिए, कोई दिक्कत है आप लोगों को, जल्दी बोलिए, ये 3 केस सबको समझ में आ गया कि नहीं। 3 केस ही हो सकता है, या तो ज्यादा दीजिए, या बराबर दीजिए, या लेस देन दीजिए।
बहुत अच्छे। कोई क्वेश्चन किसी के पास तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? ए अल्लाह, मैं तो अभी समझाया ना, मान लिया आप इसकी एनर्जी और आपके बराबर है, आप बस अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गए, बस रुक गए, लेकिन आप अपनी जगह से तो हिल के रुक गए ना। और अगर इसकी एनर्जी आपसे ज्यादा है तो आपको फेंक दिया, उड़ गए आप। यहाँ पर क्या होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा लेकिन सरफेस के ऊपर आ जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि उसमें काइनेटिक एनर्जी रहे या ना रहे, इस बात पर डिपेंड करता मेटल सरफेस, मेटल के अंदर से आप इसको इजेक्ट कर दिया, बस, चाहे उसमें वेलोसिटी रहे या ना रहे। समझा खसपाल? खसपाल जल्दी बताइए, समझ में आया कि नहीं? हाँ, जीरो वेलोसिटी का मतलब ये आपने इसको धक्का दिया, ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो तो गया, बस, अब फिर यहाँ पर रुक गया, क्योंकि अब इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि चला जाए, आपने इतनी एनर्जी दिया ही नहीं। हाँ, अगर इसकी 10 जूल है, आप 20 जूल दे रहे हैं, तो अब इसको हवा में उड़ा दिया आपने। हाँ, स्पीड हमेशा कांस्टेंट होगी यश। सारी लाइट की स्पीड 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होगी वैक्यूम में, तमाम। वो तो लिखवाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ, लिखवाया था नहीं, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन विल मूव सेम वेलोसिटी। याद आया यश? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखाया था, वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन सोर्स, इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स, चाहे रेड लाइट हो, व्हाइट लाइट हो, इंफ्रारेड रेज हो, कोई भी रेज हो, यश, स्पीड सेम रहेगी। बोलिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट। हाँ, वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी वो हम अभी बताएंगे। अभी यहां तक समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। ये काइनेटिक एनर्जी की वेलोसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट तो हमेशा सेम रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा सेम होगी। यश, डाउट क्लियर है? स्पीड ऑफ लाइट तो सेम रहेगी। यश बताइए। हाँ, काइनेटिक एनर्जी की वेलोसिटी चेंज करेगी, वो तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, अभी तो मैं फॉर्मूला ही ड्राइव किया हूं। आप सुनिए अच्छे से, एक खास बात सुनिए, यहां तक तो आपको आ गया। तो अब ध्यान दीजिएगा कि एक पॉइंट जो कि मुझे लिखाना है वो ये है, सारे लोग बताइए, एक फोटोन स्ट्राइक करेगा कितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, जल्दी बोलिए। एक फोटोन स्ट्राइक करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? 1। वेरी गुड। 1 फोटोन करस्पॉन्ड टू 1 इलेक्ट्रॉन, ये याद रखिए हमेशा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बातों पर आइए, जो हो सकता है आपको कुछ डाउट हो इसमें, वो अब क्लियर हो जाएगा। यहां तक तो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बातें पढ़ी, चलिए अब टॉपिक डालिए, ऑब्जर्वेशन। देखिए मैं पूरा आपको लिखवाऊंगा, डाउट के लिए। ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, गौर से सुनिए। पहला पॉइंट, टॉपिक डाल लीजिए। पहला टर्म जिनकी छूट गया था, अब मैं और अच्छे से लिखा देता हूं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो मैंने पिछले में नहीं लिखवाया था। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब कोई भी पूछे, पहले ब्राइटनेस, ब्राइटनेस, मैं दूसरी मीनिंग भी लिखवाऊंगा, पहले समझिए अच्छे से। ब्राइटनेस ऑफ लाइट, दूसरी मीनिंग, एक एक चीज को पढ़िए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब, हाँ कोई पूछना है किसी को भाई? इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो मैंने बताया था, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन
स्ट्राइक, याद है, नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये मतलब हुआ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब आइए सेकंड पॉइंट, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। पहला तो लिख लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ब्राइटनेस ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब जितना लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतना आपको, जैसे 8 AM की रोशनी और 12 PM की रोशनी, दोनों में फर्क है, 12 PM की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। चलिए अब सुनिए अच्छे से, यहां तक क्लियर है? लिख लिया आप लोगों ने? अभी थ्योरी पढ़िए, फिर न्यूमेरिकल जस्ट आने वाला है, जल्दी बताइए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी लगभग खत्म, समझा? अब ग्राफ वगैरह मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास, इंपॉर्टेंट पूरा बोर्स मॉडल असल आएगा। चलिए बताइए, लिख लिया यहां तक? जल्दी बोलिए। इंटेंसिटी की मीनिंग पिछली क्लास में ही बताई थी, आज भी बता दिया, लिखवा दिया आज मैंने। सबको समझ में आ गया? जल्दी बोलिए। यस, अब सुनिए, मैं जिससे पूछूं वो बताए। सबसे पहले मानस जोशी आंसर देंगे, मानस जोशी, कोई नहीं बोलेंगे, मानस जोशी आंसर देंगे। अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाया मानस, तो बताओ। मैं सुटेबल फ्री, पहले ये समझिए, पहले समझिए क्वेश्चन को, कि मैं मेटल सरफेस पर पहले समझिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, इंटेंसिटी आप बढ़ा रहे हैं, तो बताइए जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाया गया मानस जोशी, तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? मानस जोशी, मानस सुन रहे हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या चलिए हाँ, इट विल इंक्रीज, वेरी गुड। खसपेल, आप सारे लोग आंसर दो, सारे लोग अब दो आंसर जल्दी जल्दी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाया, युवराज, यश, खसपेल, जूबिया, आमना, दिव्यांशी, गौरव साहू, मानसविन शाह, सारे लोग आंसर दीजिए जल्दी से, जल्दी से आंसर दीजिए। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जूबिया का भी आंसर आ गया, ओके, गौर से सुने। ओके खसपाल, थैंक यू। देखिए सारे लोग गौर से सुनिए, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, हाँ, अब सुनिए अच्छे से प्लीज, इंटेंसिटी का मतलब सुनिए अच्छे से। यहां देखिए, मैं एक मिसाल देता हूं, लिखिएगा नहीं, अभी कुछ भी नहीं लिखिएगा प्लीज, मैं ऑब्जर्वेशन लिखा रहा हूं, अभी नहीं लिखिएगा। मान लीजिए लाइट विथ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, अच्छा एक मिनट, पहला लिखना नहीं है, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट विथ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, एक वर्ड ये मैंने बोला, फ्रीक्वेंसी एफ मान लीजिएगा, गौर से सुनिए, लिखिएगा नहीं, हाई है ये, एक मिनट, हाई, ठीक है, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट विथ लो फ्रीक्वेंसी। लो का मतलब समझिएगा कि सुटेबल से कम है, अभी लिखना, इसको लिखना नहीं है। तीसरा, लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आई का मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट विथ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ये वर्ड है सुटेबल। चौथा, लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट विथ लो फ्रीक्वेंसी। चलिए बताइए किसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, किसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? 1 2 3 4, लिखना नहीं इसको। हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट विथ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट विथ लो फ्रीक्वेंसी, लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सारे लोग आंसर दो। खसपेल का आंसर आ गया, जूबिया, मानस जोशी, मानसविन, गौरव साहू, ये 4 एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा।
दिव्यांशी, आमना, गौरव साहू, गुड। युवराज कुंद्रा, युवराज कुंद्रा, युवराज कुंद्रा, प्लीज आंसर मी। यश, वेरी गुड। 1 और 3, वेरी गुड। मतलब क्या समझे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं, 1 और 3 में होगा। क्यों? सुटेबल फ्रीक्वेंसी। फर्क सिर्फ क्या होगा कि हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में मोर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, और लो इंटेंसिटी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम इजेक्ट होंगे। लेकिन 2 और 4 में तो होगा ही नहीं। मतलब ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। इंटेंसिटी का मतलब सिर्फ ये है कि अगर हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी है, समझो सुटेबल फ्रीक्वेंसी है और दो हमने एक ही लाइट की इंटेंसिटी को मैंने बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सेम रहेगी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कब बढ़ेगी? जो लाइट आपने स्ट्राइक किया है उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो। प्लीज सुनो अच्छे से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से फर्क क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ज्यादा होंगे। अब तुम लाख इंटेंसिटी बढ़ाओ, फ्रीक्वेंसी दे ही नहीं रहे हो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। बताओ, सबको समझ में आया? इंटेंसिटी ऑफ लाइट correspond to number of electron ejected। इंटेंसिटी बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ाने से सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलिए। इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुद सोचो, अगर तुम ब्लू लाइट है, मान लो ब्लू लाइट को स्ट्राइक कराए, ठीक है, ब्लू लाइट को मान लो 9 AM पे तुम्हें स्ट्राइक कराए और ब्लू लाइट को 12 PM पे स्ट्राइक करवाए, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी तो सेम है, इंटेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट होंगे। आया समझ में? बट वेलोसिटी तो सेम रहेगी ना। एनर्जी, ब्लू लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वही यहीं पर फ्रीक्वेंसी है, बस वेलोसिटी रिमेन सेम। मानस जोशी, सबको समझ में आया कि नहीं? इंटेंसिटी को नंबर से मतलब है, याद रखो। तो ये पॉइंट लिखो ऑब्जर्वेशन में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो ऑब्जर्वेशन में, इंटेंसिटी मानस जोशी वो ग्राफ की बात करेंगे अभी रुको, ग्राफ सब बनाएंगे, अभी तो समझो ना। पहले ये समझो कि ये समझ में आए जो अभी मैंने समझाया था, वो हम बताएंगे मानस, सब घबराओ नहीं। हाँ, वो बताएंगे, काइनेटिक एनर्जी की बात जस्ट अभी आने वाली है। हाँ, घबराओ मत, अभी मैंने टॉपिक डाला है ना ऑब्जर्वेशन, घबराओ नहीं, सब आ जाएगा अभी। तुम 2 मिनट सब्र करो, पेशेंस। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज independent of velocity। ये सब लिखो, सब अभी आएगा। वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, as well as frequency of incident light। युवराज कुंद्रा, जल्दी बोलो, ये समझ में आया ये लाइन? युवराज प्लीज बताना, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। हाँ, माशाल्लाह, वेरी गुड। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, देखो मानस तुम घबराना मत, अभी तुम्हारा पॉइंट आने वाला है। हाँ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट, कोई डिपेंड नहीं करेगा। ग्राफ बना लो, सब ग्राफ अभी समझाएंगे। एकदम समझो, मैं इसलिए टॉपिक ही डाला हूं, थ्योरी मजबूत कर लो। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट, कुछ नहीं। यहां पर वेलोसिटी के नीचे तुम काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो। ओके, तो याद रखना, कभी भी घबराना मत कि इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक। ऐसे ही दिमाग में याद रखना, 9 AM की लाइट और 12 PM की लाइट, दोनों लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी अलग है, बस।
तो 9 AM और 12 PM में फोटोन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो होगा, लेकिन 12 PM में ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ब्राइटनेस बढ़ा दिया आपने। चलिए, ये पॉइंट ऑब्जर्वेशन सबको समझ में आया? ये वाला ऑब्जर्वेशन सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ें। ग्राफ ड्रॉ कर लिया? अब देखिए, ऑब्जर्वेशन सब लिखिए, मैं ऐसे नहीं पूरी थ्योरी समझाऊंगा आपको। बट देखो, बट वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी ऑफ, देखो जो तुम मानस कह रहे थे, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू directly proportional to frequency of incident radiation। बोलिए बोलिए, सबको समझ में आया? बोलिए। अब मैं इसका ग्राफ बना दूंगा, ये देखो, फ्रीक्वेंसी या ऐसे लिख देता हूं, याद रखना, वेलोसिटी of ejected electron directly proportional to frequency। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो देखो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो E is equal to h म्यू बढ़ेगा। देखो खुद सोचो, 10 जूल की एनर्जी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है और 15 जूल पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। आया समझ में? हर्षित तुम कहाँ थे भाई? हर्षित तुम तो अच्छे आदमी हो, कहाँ थे? सो गए थे क्या? हर्षित नींद आ गई थी? प्लीज एक्सक्यूज मी, व्हाई यू आर लेट? मैं अनम्यूट कर रहा हूं, हर्षित जवाब दो। हर्षित आवाज आ रही है? अच्छा नहीं आ रही है भाई। चलिए, ये लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। अब देखिए ग्राफ में बताता हूं आपको, ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसे ड्रॉ कीजिएगा, दो ग्राफ में बताता हूं आपको। देखिए, E इज इक्वल टू, अभी आपने पढ़ा था W0 प्लस काइनेटिक। ग्राफ को रट के नहीं पढ़ना है, देखो ग्राफ कैसे समझाता हूं मैं आपको, गौर से सुनिए। एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस, ठीक है, यहां देखें, प्लस, सारे लोग ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। अगर हम आपको कहें तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब देखो, सारे लोग देखो, ग्राफ सुनो अच्छे से, एकदम अच्छे से ग्राफ सुनो। मानस विनशा, सब लोग देखो। अगर तुम फ्रीक्वेंसी ले रहे हो, फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर दो फ्रीक्वेंसी है। ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है म्यू वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। तो ये ग्राफ तुम पढ़ोगे फिजिक्स में या मैथ में, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन, समझा, लीनियरली, लेकिन ओरिजिन से पास नहीं होगा। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, यहां देखिए, ये जो काइनेटिक एनर्जी, ये जो है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, लीनियरली, लेकिन ओरिजिन से पास नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हें कोई एग्जामिनर अगर उल्टा ग्राफ पूछ दे, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो ये लीनियरली ग्राफ, तो यहां पर ये ग्राफ, ये क्या बताएगा, ये वाला पॉइंट क्या बताएगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बताओ, अब ग्राफ सबको समझ में आया? जल्दी बोलिए। बोलिए। मानस जोशी, आपका डाउट क्लियर हुआ? दोनों ग्राफ देखो,
फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, दोनों बता दिया आपको। यही पूछना चाह रहे थे ना आप? बोलिए बोलिए। अरे ग्राफ के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। थैंक यू मानस। किसी को डाउट है ग्राफ में? युवराज, यश, किसी को डाउट है? जूबिया, मानसविन, गौरव साहू, आमना, दिव्यांशी, प्लीज बोलिए। यश आपको समझ में आया? यश, हाँ हाँ देखिए, हाँ वही है एकदम। देखिए मैं आपको पूरा वर्ड लिखा हूं, कंफ्यूज मत हुआ कीजिए। ये जो वेलोस इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो वेला, यही आप पूछ रहे हैं। हाँ, यश आप तुम अपना डाउट क्लियर करो। ये वेलोसिटी किसकी है? मैंने लिखा है देखो, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। देखो देखो पॉइंट में देखो, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं। देखो देखो यहाँ क्या कहते हैं यश, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, जो तुम पूछना चाह रहे थे। सी तो हमेशा सेम रहेगा, लाइट की वेलोसिटी सेम। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होगा ना, वो उसकी वेलोसिटी चेंज करती रहेगी। अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसकी वेलोसिटी चेंज करेगी, लेकिन लाइट की स्पीड तो सेम रहेगी। ओके, अब क्लियर हुआ यश? सच सच बोलो। चलिए, तो देखो ये मैंने पूरी थ्योरी पढ़ाई आपको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, 2 मिनट सुने अच्छे से, कि भाई 2 मिनट में मैं पूरा रिवाइज कर देता हूं अच्छे से कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। और अभी घबराए नहीं, अभी तो मैं कंक्लूज, अच्छा एक थ्योरी और समझा ही देता हूं, तो एक साथ न्यूमेरिकल करूंगा। समझा? एक और अच्छे से समझ लो कि थोड़ा बहुत जो भी डाउट होगा वो क्लियर होगा। चलिए टॉपिक डालिए, चूंकि मैं पढ़ाने के बाद हमेशा आपको लिखवाता हूं कंक्लूजन। कंक्लूजन को समझने के लिए है पहला पॉइंट, कंक्लूजन लिखो। पहली बात, फोटो, जल्दी जल्दी लिखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज गिवन बाय। अब मैं बहुत ही खूबसूरत चार्ट बना रहा हूं, घबराइएगा नहीं। पूरा इलेक्ट्रॉन पर चार्ट बना रहा हूं, कैसे मॉडल आया तो वो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गिवन बाय आइंस्टीन। पहली बात तो ये मालूम होनी चाहिए, आइंस्टीन ने दिया था। सेकंड पॉइंट, गौर से सुनिएगा, यही सब लाइन है। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट by using प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट, कंक्लूजन आपको बहुत क्लियर करेगा। समझा? एबव रिजल्ट, एबव रिजल्ट जो लिखा है आप तक, समझा? एबव रिजल्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड, और से सुनिए, कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, जानते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। बताइए फोटोन की एनर्जी क्या है? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल, यही सब चीजें वेव थ्योरी नहीं बता पाया, पार्टिकल नेचर। तो याद रखिएगा, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इसलिए मैं पढ़ाने के बाद आपको कंक्लूजन लिखाता हूं कि अगर कुछ भी थोड़ा बहुत डाउट रहे तो वो क्लियर हो जाए। पूरी थ्योरी मजबूती के साथ पढ़िए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गिवन बाय आइंस्टीन।
हाँ, पहले क्या था और से सुनिए, अकॉर्डिंग टू समझा, जिसको कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, आजम सर वाली फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स मतलब वेव नेचर, वेव थ्योरी, वो क्या क्या सब कुछ अच्छे से पढ़िए। वेव थ्योरी वो क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द, सारा कंक्लूजन लिखिए, फ्रॉम द मेटल सरफेस, फ्रॉम द मेटल सरफेस। from the metal surface and kinetic energy of electron both depends upon intensity of light। ये किसने कहा था, पुरानी थ्योरी है जिसको प्रूफ नहीं किया जा सकता। उनको ये पढ़िएगा आप अच्छे से तो आपको समझ में आएगा ये कि इंटेंसिटी, जबकि बाद में क्या साबित हुआ, नहीं भाई मैंने वही ना कहा कि आपको क्या मैंने पहले लिखवा दिया कि लाइट की जो वेव थ्योरी है वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, कोई प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसलिए याद रखिए, कोई पूछेगा कि वेव थ्योरी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड या काइनेटिक एनर्जी, जो उन्होंने कहा ब्राइटनेस बढ़ाइएगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, नहीं बढ़ाइएगा तो नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी पर, सुटेबल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, ये कहा। ये किस, इसलिए सारी नॉलेज होनी चाहिए, समझा। फिफ्थ पॉइंट, बट, तो बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, हाँ आइंस्टाइन ने क्या कहा कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, समझा, डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होगा वो डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, समझा कि नहीं। बट देयर काइनेटिक एनर्जी, बट देयर काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड, याद रखिएगा। चलिए कंक्लूजन सबको समझ में आया। चलिए अब न्यूमेरिकल की शुरुआत होगी। कंक्लूजन सबको समझ में आ गया कि नहीं। पहले वेव थ्योरी ने क्या कहा था, आइंस्टीन ने क्या कहा कि अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो इंटेंसिटी, समझा कि नहीं, बोलिए। चलिए पहला न्यूमेरिकल आप लोग करके दिखाइए। अच्छा उसमें एक ग्राफ और बना लीजिएगा, उसमें एक ग्राफ और बना लीजिएगा या यहीं पर बना लीजिए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, समझा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर होगी भी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, भाई इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये लिख लीजिएगा। जितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा करंट की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, बट वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होगी, काइनेटिक एनर्जी के इंडिपेंडेंट होगी। चलिए पहला न्यूमेरिकल शुरुआत, ये पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरीज मैंने समझा दिया आपको। चलिए इफ द लाइट हैविंग वेवलेंथ, इसका न्यूमेरिकल एकदम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर ही है, कोई अच्छे क्वेश्चन भी हम कराएंगे, समझा कि नहीं। तो यहाँ पहले आसान क्वेश्चन से शुरुआत करें। 31 नैनोमीटर, strike the
मेटल सरफेस, the work function of metal is 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब डायरेक्ट शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन टेक्स प्लेस और नॉट, पहला क्वेश्चन। बी, पहले तो सब्जेक्टिव कर लीजिए। दूसरा है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। चलिए बनाइए तो सारे लोग, पहला क्वेश्चन सब लोग बनाइए। हर्षित कुछ आ रहा समझ में? हर्षित कुछ तो बोलिए, आप नाराज हैं क्या? ठीक है, थैंक यू हर्षित, थैंक यू। चलिए बताइए। शॉर्टकट बना लीजिए ना, शॉर्टकट वाला बताया था ना आपको फॉर्मूला। एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लीजिए Sc बाई लेमडा, और जब यहाँ नैनोमीटर पर है तो याद है 1240 बाई 31 कितना हो जाएगा? 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझा? वर्क फंक्शन कितना है? 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो EP ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। बोलिए, आया समझ में? किसी का आंसर नहीं आया क्या? ये आया सबको समझ में आया कि नहीं? युवराज, आवाज आ रही है मेरी? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अब आपके पास E इज इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस W0, तो 40 माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्कूल के एग्जाम में रहेगा तो देखिए सुनिए, स्कूल में जब रहे तो पूरा आप इस तरह EP इज इक्वल टू Sc बाई लेमडा पूरा सॉल्व कीजिएगा। और ये तो शॉर्टकट मैंने बता ही दिया है, ये डायरेक्ट मत लिखिएगा स्कूल में, पहले पूरी वैल्यू लिख दीजिए। अच्छा, मैं स्टेप ही बता देता हूँ क्योंकि आपसे गलत, हाँ, स्कूल के एग्जाम में पहले पूरी वैल्यू लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए एग्जामिनर को। पहले स्कूल के एग्जाम में स्टेप वाइज 31 माइनस 9, ऊपर वाला तो आपको मालूम ही है 10 टू द पावर, मैंने आपका टाइम बच गया। 31 है तो माइनस 9 है, अगर हम इसको 2 मान लें तो देखिए, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो जो भी है यानी जूल में आपको निकाल लेना है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया, बस आपको समझने से मतलब है, क्योंकि आप पूरा डिटेल वाला भी समझ ही चुके हैं। ओके, हाँ बताइए। चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल के बाद बोर मॉडल शुरू होगा। न्यूमेरिकल के बाद बोर मॉडल शुरू होगा, थ्योरी पूरा पढ़ा दी गई है। ओके, थैंक